नमस्कार। वक्त का पहिया घूमते घूमते मई तक पहुंच गया है और अब इलेक्शंस में 4-5 महीनों का ही समय रह गया है कि गर्मी खत्म हुई, बरसात और फिर इलेक्शंस। और इस बीच ईडी भी अपनी कार्रवाई पूरी तेजी से करते करते वहां पहुंच गया है जहां पर उन्होंने अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। और अब उन्होंने जो चार्जशीट पेश की है कोर्ट में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सिर्फ जो चार्जशीट कह रही वही बातें मैं आपको बताऊंगा, अपनी तरफ से कोई कमेंट्री नहीं दे रहा हूं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चार्जशीट जो दी गई है वो 167 सीआरपीसी और 45 सेक्शन 45 पीएमएलए के अंडर दी गई है। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेक्शन 45 पीएमएलए में बेल के प्रावधान बहुत ही मुश्किल हैं, क्योंकि जब हर बार आप बेल के लिए प्रोविजन लगाओगे, यानी ढेबर जी जब भी बेल का एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें प्रोसिक्यूशन को एग्री होना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर उन्हें बेल मिलती है तो प्राइमा फेसाई उन्हें जज बेकसूर मानेगा, और ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि अगर आप पे चार्जशीट लगी है तो जज को ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लगेगा। बहरहाल हम लोग चार्जशीट डिस्कस करते हैं। पहले आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में जो लिकर ट्रेड है, जो शराब की दुकानें हैं, जो शराब का पूरा धंधा है, वो कैसे संचालित होता है। इस सब के कर्ता धर्ता थे माननीय श्री अमर अग्रवाल, जिन्होंने 2017 में लिकर ट्रेड को, पूरे शराब के धंधे को गवर्नमेंट के हाथ में ले लिया था। यानी जहां से मैन्युफैक्चरर के यहाँ से शराब निकलेगी वहां से लेके बेचने तक का काम अब सरकार करती है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो 2017 में जो लोग इस धंधे को चला रहे थे, 2023 में भी वही लोग धंधे को चला रहे हैं। जो की पर्सन्स थे वो वहीं के वहीं हैं, कुछ कैरेक्टर्स इधर उधर हो गए। तो 2017 में जो पॉलिसी बनी उसके अनुसार लिकर मैन्युफैक्चरर, जहां से भी जो डिस्टिलर है, वो अपनी फैक्ट्री से जब शराब निकालता है तो वो जाती है सरकारी गोदाम में। सरकारी गोदाम में उस पे होलोग्राम लगते हैं ताकि ये पता चले कि आपकी जो शराब आई है मार्केट में वो होलोग्राम्ड है और उस पे टैक्स पेड है, एक्साइज ड्यूटी मिल चुकी है। तो वहां से CSMCL जो छत्तीसगढ़ की लिकर ट्रेडिंग कंपनी है वो ले लेती है सरकारी गोडाउन से। सरकारी गोडाउन से लेने के बाद CSMCL 800 दुकानें संचालित करती है पूरे प्रदेश में, जहां वो शराब, यानी अंग्रेजी हो या देसी, वो शराब वहां से जो सरकारी गोडाउन से निकल के दुकानों तक पहुंचती, ये सारी जिम्मेदारी CSMCL की होती है। ये तो हुआ एक सिंपल सुपर स्ट्रक्चर जिसके अनुसार पूरा ट्रेड संचालित होता है प्रदेश में। लेकिन अब इसकी पेचीदगियों को समझिए, जहां पर कि सब तरह की घपलेबाजी, सब तरह के स्कैम, ऐसा चार्जशीट कहती है। तो इस पूरे चक्र में ये जो डिस्टिलर के यहाँ से शराब निकली और दुकानों तक पहुंची और आपने खरीदी, इस पूरे चक्र में कितनी तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसका एक मोटा आइडिया आपको चार्जशीट से मिलेगा। ये मेरे पास चार्जशीट की कॉपी है, इसी के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने इस चीज को कैसे समझाने का प्रयत्न किया है। पहला तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये पूरा ट्रेड संचालित किया जाता है और इस पे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो पहला की पॉइंट है एक्साइज डिपार्टमेंट और उसके ऑफिसर्स, यानी एक्साइज कमिश्नर और सेक्रेटरी और CSMCL के जो प्रबंध निदेशक हैं, वहां से लेकर शराब की दुकान पर बैठने वाले कांस्टेबल तक, सबको एक्साइज इंस्पेक्टर, ये वो सबको लाइन पे लेना पड़ता है। दूसरा है ये जो ग्लास की बोतलें बनाते हैं, इनका भी एक अपना रोल है, इनको साध के रखना भी उतना ही जरूरी है। तीसरा है ये जो होलोग्राम मैन्युफैक्चरर है, ये सरकारी ठेके पर उनको होलोग्राम मैन्युफैक्चरिंग का ठेका दिया जाता है, वो होलोग्राम सप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट को और वो वहां पे बोतलों पर लगाता है। चौथा है मैन पावर
जब आप दुकानें चला रहे हैं तो कम से कम एक दुकान पर 5 आदमी आप रख लीजिए, जो दुकान मैनेज करेंगे, काउंटर मैनेज करेंगे और बोतलें लाना ले जाना। हम 5 ले रहे हैं, हो सकता है 10 भी होते होंगे कई दुकानों पे, तो करीब 800 दुकानों पे 4000 लोग लग गए आपके। अब जो गार्ड्स हैं, जो दुकानों पे जो ट्रक से सामान उतरवाने को सुपरवाइज करते हैं, यानी जो एक्साइज डिपार्टमेंट के कांस्टेबल्स हैं वो, फिर जो कैश कलेक्शन एजेंट है, शाम को जब रात में जब गल्ला बंद होता है तब एक आदमी आकर या एक गाड़ी आकर सारा कैश जमा करके, या तो सरकार का है तो सरकार के पास ले जाती है, और यहाँ पर जो चार्जशीट कह रही कि ये आधा कैश जाता था अनवर ढेबर के ठिकाने पर। और आखिरी चीज है ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि हर जगह ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है। पहले डिस्टिलर के पास से गोडाउन गया, गोडाउन से फिर शॉप्स पे आई, होलोग्राम लगे, ये वो सब हर जगह ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व है। तो ये सारे जो पहलू हैं इनको समझिए। ये एक्साइज के जो ट्रेड है, जो पूरा धंधा है एक्साइज का, उसमें ये पहलू जरूरी है। अब चार्जशीट कह रही है कि 3 मुख्य बिंदु हैं इनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया है, ढेबर एंड उसका किंग पिन किसी को बताया गया है, और इन पर जो चार्जशीट लगाई है उसके 3 पार्ट हैं। तो पार्ट ए कहता है कि सरकारी अफसरों के साथ मिलकर, खासकर CS MCL के जो प्रबंध निदेशक हैं उनके साथ मिल करके ये जो पार्ट ए का जो स्कैम है उसे अंजाम दिया गया। पार्ट ए का स्कैम क्या है? इसमें 3 जो मैन्युफैक्चरर हैं छत्तीसगढ़ में, ये है केडिया डिस्टिलरीज, वेलकम ग्रुप और भाटिया वाइन्स। तो इन तीनों के बीच में ये ठेका जो सप्लाई का है, जो मतलब ये डिस्टिलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सरकार को जो सप्लाई करते हैं वो उनकी कैपेसिटी के अनुसार उन्हें बांट दिया गया। तो केडिया 52% सेल सप्लाई करता है और भाटिया वाइन्स करता है 30% और वेलकम ग्रुप करता है 18%। यानी अगर सरकार 100 पेटी शराब खरीदती है तो 52 पेटी केडिया सप्लाई करेंगे, वेलकम ग्रुप करेगा 18 पेटी और भाटिया वाइन्स करेंगे 30 पेटी। तो इनके अनुसार इनके जो वसूली है वो तय कर दी गई। वो वसूली का आइटम है 75 से 150 रुपए पर केस, यानी पर पेटी, एक पेटी में 12 बोतलें। और इसको जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इससे करीब 650 करोड़ रुपए इन्होंने उगाही की है, यानी 50 करोड़ रुपए करीब महीने की उगाही हो जाती है सिर्फ इस सप्लाई के जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उससे। पार्ट बी जो एलिगेशन है वो ज्यादा सीरियस एलिगेशन है। उसमें कहना है ईडी का कि इन्होंने एक ऐसा तरीका बनाया CS MCL और सारे पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट और डिस्टिलर्स के साथ मिलकर, जिससे इन्होंने देशी शराब डायरेक्ट डिस्टिलर से खरीद के दुकानों पर पहुंचा दी। आपने सुपर स्ट्रक्चर समझा कि सरकार खरीदती है शराब और उन्हें अपनी दुकानों पर बेचती है। भाई कौन सी 800 दुकानें जो हैं पूरे प्रदेश में, यहाँ पे इनने एक नया सिस्टम निकाला जहाँ ये डायरेक्टली खुद ही दुकान पर भेजने लग गए शराब। तो इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि आपने टैक्स नहीं पे किया। शराब निकलती है डिस्टिलर के पास से, गोडाउन में जाती है जहाँ पे टैक्स पे किया जाता, वो नहीं करके आपने डायरेक्ट दुकान पर पहुंचा दिया शराब को, देशी शराब को। तो इससे करीब 1200 करोड़ रुपए साल की उगाही हुई, यानी 100 करोड़ रुपए महीने की। और ईडी के अनुसार करीब 30-40% जो शराब आज मार्केट में बिक रही है या इतने सालों तक बिकी है देशी शराब, वो 40% तक वो शराब इस तरह की थी जो टैक्स पेड नहीं थी। इससे दोनों को नुकसान हुआ, सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, यानी टैक्स इवेजन हुआ। ये दूसरा सीरियस एलिगेशन है। तीसरा एलिगेशन है कि क्योंकि जो बाहर के प्रोड्यूसर्स हैं जैसे किंगफिशर है या जो यूपी के और महाराष्ट्र के डिस्टिलर्स हैं, इनसे जब आप शराब खरीदते हो तो ये CSMCL को डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, क्योंकि वो नोडल एजेंसी है जो अपनी दुकानों पर पहुंचाती है।
तो उनसे कैसे वसूली की जाए? तो इनने क्या किया कि एक अगेन सरकार के साथ मिलकर इन्होंने एक FL10A करके एक लाइसेंस बना लिया, जिससे 3 अपने एजेंट अपॉइंट कर दिए। ये 3 एजेंट पूरे देश में से डिस्टिलर से प्रोक्योर करेंगे, 10% कार्टेल को देंगे, यानी जो ये सिंडिकेट है, डेबर जिसके लीडर हैं, उस सिंडिकेट को देंगे 10%, और फिर वो दुकानों पर जाएगा वो सामान। यानी अगर इन लोगों ने दिन में 1 लाख रुपए की शराब पूरे देश से खरीद कर यहाँ बेची रिटेल, यानी इनने CNF का काम किया, तो उसमें से 10% कार्टेल को जाएगा। अब एक और मुद्दे पर आते हैं कि इस पूरे चार्जशीट में किसको किसको पॉइंट आउट किया गया है। चार्जशीट के अनुसार, इस चार्जशीट के अनुसार इस पूरे खेल के किंग पिन है श्री अनिल टुटेजा IAS। दूसरे नंबर पे आते हैं श्री अनवर डेवर। तीसरे नंबर पे आते हैं CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी, जो कि एक्चुअली वे BSNL के ऑफिसर थे और उनको लेके आए थे श्री अमर अग्रवाल 2017 में। मतलब भारतीय टेलीफोन निगम वाला एक आदमी यहाँ आके एक्साइज का काम कर रहा है, लेकिन इतना होशियार है कि वो इस रेजिम में भी चलता रहा। तो तीसरे नंबर पर वो है। चौथे नंबर पर हैं ये जो 3-4 जो बड़े 3 जो मैन्युफैक्चरर हैं, जिनको कि इनके सेल के वो डिवाइड कर दिए गए थे और उसी के अनुसार ये पैसे दे रहे थे कार्टेल को। ये 3 मैन्युफैक्चरर हैं, केडिया, भाटिया और भाटिया। चौथे नंबर पे हैं ये हमारे डेबर जी के कैप्सूल। ये कैप्सूल कौन कौन है? ये है सिद्धार्थ सिंघानिया, अरविंद सिंह और विकास अग्रवाल। इनने क्या क्या काम किया, किसने बोतल सप्लाई की, किसने होलोग्राम सप्लाई किया और किसने ये पूरा मैन पावर सप्लाई किया, जो कि कैश कलेक्शन का काम करता था दुकानों पे जाके। ये 3 उसके एजेंट थे, डेबर के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। ये इसका पूरा मेंशन यहाँ पे चार्जशीट में है। और 5वें नंबर पे है त्रिपाठी जी के कैप्सूल, जो प्रेस के नाम से जो अपना फर्म चला रहे हैं और वो प्रोवाइड करते हैं सरकार को होलोग्राम। तो ये होलोग्राम क्योंकि उन्होंने प्राइवेटली भी प्रोवाइड किए, बिना टैक्स किए दिए हुए, जो शराब बिकी उसमें भी प्रोवाइड किए ना, तो ये 5वें नंबर पे आते हैं। अब आखिरी जो कोना है वो बच गया है कि किसने कितनी कमाई की। इसका भी खुलासा इस चार्जशीट में है। इस चार्जशीट के अनुसार श्री डेबर और अनिल टुटेजा ने सब पैसे काटने के बाद, सबको उनका हिस्सा देने के बाद 15% अपने लिए रखा, यानी 2000 करोड़ का 15%, यानी 300 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई इन लोगों ने की। अब ये ईडी अपना मामला कहां तक लेके जाता है, ये कितनी दूर तक ये बात जाएगी, इसमें और कौन कौन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की बात हो रही है, वो इसके फंदे में आते हैं या नहीं, ये बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा। आने वाले वक्त में हम पिछले 6 महीने से इस पूरे केस को आपको लगातार लाते जा रहे हैं, इसकी डिटेल्स। आने वाले 2-3 महीने में ये केस पूरी तरह से पब्लिक आई में आ जाएगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि 300 करोड़ तो जो इनका हिस्सा आया है, उतने में तो एक सिसोदिया जी अभी दिल्ली में अंदर है, वो सिर्फ 300 करोड़ का ही मामला था, ये तो 2000 करोड़ का मामला है। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।